नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बीपीएससी जो कि 65वीं बीपीएससी हुई थी परीक्षा, उसके हम लोग प्रश्नों का हल करने के लिए यहाँ आए हैं। तो चलिए और प्रश्नों का जवाब देते हैं। अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ए सेट का है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आया था, ये पूछा गया था कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर का यूनिट, अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो प्रेशर को हम लोग पास्कल के तौर पे मापते हैं। लेकिन प्रेशर होता क्या है, अगर बात करते हैं हम लोग प्रेशर की, तो प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया में अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो किसी भी स्थान पे कितना दबाव पड़ रहा है वो बेसिकली हमारा वही होता है। ये मान के चलो, अगर मेरा ये एक एरिया है तो इस पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली मेरा एरिया है। तो कहने का मतलब कि ये जो वज़न है, ये जो हमारा वज़न है, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे पड़ रहा है, अतः हमारा ये यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसके बारे में एक जानकारी और ले लेते हैं कि ये जो प्रेशर की यूनिट है ये लार्जली सुपरस्टिटेड है और ये एसआई यूनिट पास्कल से के जस्ट विपरीत होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98,066.50 पास्कल। दूसरा प्रश्न जो इसमें आया था ये था कि सनलाइट जो सूर्य से पृथ्वी की ओर पहुँचने में कितना समय लगाता है। तो ये तो हम सबों को मालूम है कि ये 8 मिनट में आ जाती है आंसर। इसका आंसर सी सही होगा। अब इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता हो। अब देखिए, फोर्स में फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये हमारा फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब बचा कौन सा, प्रेशर, अतः प्रेशर मेरा स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। अब देखिए, स्ट्रेस का तो यूनिट होता ही है, फोर्स का यूनिट होता ही है, हम लोग सबको जानते हैं न्यूटन। प्रेशर का यूनिट सबको जानते हैं पास्कल, और अभी आप लोगों ने प्रेशर का यूनिट पढ़ा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी एरिया पे कितना स्ट्रेस पड़ा, तो मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। तो इसकी यूनिट जो होती है वो कैंसिल हो जाती है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव इन एयर इज। अब जो साउंड वेव है वो एयर में क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, पोलराइज्ड होता है। तो हम लोग बात करते हैं नीचे से। पोलराइज्ड का मतलब होता है एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाना। अब आप खुद में अनुमान करो कि अगर साउंड वेव एक जगह पोलराइज हो जाए तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो आपके पास आवाज़ जा पाएगी, नहीं, अतः ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है कि साउंड वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। अब बचा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब देखिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अंतर क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं वो बेसिकली पैरेलल टू डिस्टर्बेंस होता है। मतलब अगर ये हमारा डिस्टर्बेंस है तो ये मेरा पैरेलल ही जाएगा इसके। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये इसके परपेंडिकुलर जाता है। अब देखो, साउंड वेव का हमारा जो भी काम होता है ना, कि अगर मैंने यहाँ पे बोला तो मैंने ये, अगर आपका जो भी आदमी है अगर इसने बोला तो ये ऑटोमेटिकली अपने पास वाला जो डिस्टर्बेंस है इसको धक्का देता है और ये धक्का फिर यहाँ आता है। मतलब बेसिकली हम लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ से, अगर जो वक्ता है जो भी बोल रहा है, ये अगर आप यहाँ पे एज ए रिसिपिएंट हैं तो ये अपने पास वाले को आगे की ओर ढकेलता हुआ डिस्टर्बेंस और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाता है। और अगर
ट्रांसवर्स वेव में अगर साउंड वेव हमारा ट्रांसवर्स होता तो वो बेसिकली क्या होता कि इस पर परपेंडिकुलर जाता, तो ये बेसिकली नीचे की ओर भागती, ना कि आपके रिसीवर की ओर जाती, इसलिए हमारा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। अब हम लोग अगर जो भी फॉर्मूला जानते होंगे तो उन्हें ये पता होगा कि अगर सेल्सियस में कोई हमारी डिग्री दी हुई है, उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेल्सियस का मान, जो हमारा सेल्सियस का मान है हम यहाँ रखते हैं, उसको 9/5 से गुना करते हैं और उसमें 32 जोड़ देते हैं। उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ हो और हमें सेल्सियस में लेके आना है तो हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करते हैं और उसको 5/9 से गुना कर देते हैं, तो हमारा डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 इंटू 9/5 तो ये 90 हो जाएगा, और प्लस 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 122 आ जाएगा। अतः इसका आंसर हमारा 122 होगा, आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ज। अब हमें ये तो हर एक बच्चा भी बता देगा कि फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय मेडुला, थाइलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा पूछ रहा है कि द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। तो ये हमें मालूम है एमीटर, एम्पियर, एमीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट। अब देखिए सबके घर में मीटर होगा, या फिर अगर हम लोग कुछ खरीदने अगर जाते हैं कहीं भी, अगर बल्ब भी लेने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कितने वाट का है भाई, 5 वाट का, 9 वाट का, 100 वाट का, या फिर अगर बिजली का कनेक्शन भी आप लेने जाते हैं तो किलोवाट। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लैवोसियर, सीवी रमन। अब देखिए केमिस्ट्री के फादर बहुत सारे हुए। केमिस्ट्री के जो कहा जाता है कि ये बहुत सारे हुए, पर बेसिकली हम लोग लैवोसियर को ही मानते हैं, जो ऑप्शन सी है, यही हमारे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। अब लैवोसियर के बारे में हम जानते हैं कि इनकी जन्म जो हुई थी वो 1743 ईस्वी में हुई थी, और इनकी जो मौत हुई थी वो 94 में हुई थी, 1794 में। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इनका पूरा नाम था एंटोनियो लॉरेंट दी लैवोसियर। अब इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था, और एयर में कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस होते हैं, तो इन सबों की पहचान लैवोसियर साहब ने ही किया था। अतः इनके नाम पे ही इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, सो इट्स मास नंबर इज। अब हमें ये मालूम है ना कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये भी मालूम है हमें कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हमारा दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 20 दिया हुआ है। तो जब मास नंबर निकालेंगे तो ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जोड़ हो जाएगा, तो 18 + 20 = 38। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो ये तो सभी को मालूम है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, सॉरी, लाफिंग गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। तो मेटल्स हमारा एलिमेंट है, नॉन मेटल्स भी हमारा एलिमेंट है, और मेटेलॉइड्स भी हमारा एलिमेंट है। होता है इसमें गैस हमारा एलिमेंट नहीं होता है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 15, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो वाटर का पीएच वैल्यू क्या है? तो वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। ये जो रिक्टर स्केल पे हम लोग मापते हैं
एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को नापने के लिए हम लोग पीएच का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर होता है ब्लू लिटमस टू रेड, इसे एसिड कहते हैं, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैस में मेन कंपोनेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, अगर इन सेंस क्या है तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पर यहाँ पूछ रहा है मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है ग्रीन हाउस गैस में वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ये नेचुरली भी क्रिएट हो सकता है और मैन मेड भी होता है, इसलिए मेन कंपोनेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन इनमें से किन में एब्सेंट होता है, तो ये केरोसिन में एब्सेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। नेचुरल रबर 18 नंबर पूछ रहा है कि नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो ये हमारा आइसोप्रोपीन का पॉलीमर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये C6H12O6 ये फार्मूला होता है, ऑप्शन सी। अब व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ये पूछ रहा है कि CO जो ग्रुप है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि ये बेसिकली हम लोग समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है कि नंबर ऑफ ये दोनों एटम मिलके कितने सारे बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो इसे हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू पेयर्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बेसिकली हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है CO में ये 3 होता है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी है 20। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, द बुक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। 22, द इंटरेक्शन बिटवीन अल्गाई एंड फंगाई टू फॉर्म लीचन इज कॉल्ड। अब देखिए ये अल्गाई और फंगाई का जो मिलन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। अब सिम्बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर ये सारा होता है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉम्युनलिज्म, ये कन्वर्जन नहीं होता। अब इन सबों में म्यूचुअलिज्म जो होता है इसमें जो अलग अलग स्पीसीज जो कर रही है, जैसे अलगाई कर रहा है और फंगाई कर रहा है, तो इन दोनों को अगर फ़ायदा होता है तो इस केस में लीचन्स के बनने में इन दोनों को फ़ायदा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि द एक्चुअल लोकेशन और प्लेसेस वेयर एन ऑर्गेनाइज्म लिव्स इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP। अब ATP का मतलब क्या होता है, ATP का मतलब क्या होता है, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सोलर एनर्जी मतलब ATP का काम होता है कि ये हमारा क्या करता है कि बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसी केमिकल एनर्जी को। तो सोलर एनर्जी इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये हमारा किस में होता है, ये हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ये लीव्स में होता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमारा जो सोलर एनर्जी है उसे क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं उनकी मदद से हम जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है कि द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बाई प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन आता है और ग्लूकोज आता है। तो ग्लूकोज का ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, या हमारे पास ग्लूकोज मतलब शुगर भी होता है तो शुगर दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या पूछ रहा है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम्स इन इट्स सेल्स। अब देखिए लीचेन और ये सब जो दिया हुआ है क्या मतलब इनके सेल में होता है कि नहीं, तो बेसिकली इन सबों में होता है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई होगा। अब जैसे बैक्टीरिया में हमारा होता है, ये जो एंजाइम होता है वो क्या काम करता है कि सेल को बढ़ने में मदद करता है, जैसे कि ई कोली, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और लीचेंस में जो होता है वो हाइड्रोजन जो बनता है वो लीचेंस के एंजाइम की वजह से ही बचता है। और वायरस में भी हमारा एंजाइम होता है, इसके सेल में होता है, ये डिफरेंट प्लेसेस में हो सकते हैं, लाइक सम इन कैप्सिड, सम इन इट्स वायरल एनवेलप, और एल्गे में भी होती है। एल्गे का जो एंजाइम होता है वो बेसिकली हमारा हाइड्रोजन रिलेट करता है, मैंने लीचेंस में बता दिया था। लीचेंस में बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस का काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मेरा क्या कह रहा है कि इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म। नाउ व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो नेचुरल किलर सेल होता है। ये बेसिकली इसको हम वाइट ब्लड सेल में ये होता है, और ये बेसिकली हमारे बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में बनने के बाद ये टी सेल कहलाता है, जो कि ये स्प्लीन में चला जाता है, और बी सेल कहते हैं जो बोन मैरो में आता है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा 28 का ऑप्शन बी, बोन मैरो। 29 को हम क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। तो आयोडीन हमें मालूम है कि ये थायराइड के लिए होता है, तो थायरोक्सिन नाम से ही मिलता जुलता है। एड्स इज काउज्ड बाई, तो हम सबों को मालूम है कि एड्स होता है HIV की वजह से, और HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मतलब फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे हम HIV का मतलब ही इसके लास्ट में ही भी का मतलब ही वायरस होता है, इसलिए इसका एड्स इज काउज्ड बाई वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 31। इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री वॉज इन्वाइटेड बाई द होस्ट UAE एज द क्वेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड 46 सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हेल्ड इन अबू धाबी रिसेंटली। तो यहाँ पे हमारी सुषमा स्वराज जी उस समय थी हमारी फॉरेन मिनिस्टर, और उन्हें इनवाइट किया गया था UAE की तरफ से कि आप आइए और हमारे इस नेशन में भाग लीजिए, और ये 1 और 2 मार्च 2019 को हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब रिसेंटली इसरो एंड CNS साइन एन एग्रीमेंट टू सेटअप ए जॉइंट मैरिटाइम सर्वेलेंस सिस्टम। CNS इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो CNS कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये भाई फ्रांस की एजेंसी है। CNES का फुल फॉर्म क्या है? फ्रांस में सेंटर नेशनल डियूटेस स्पेटिलाइट्स, या फिर नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज जिसे कहते हैं। 33 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैराग्वे में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे तो उसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है एसुनक्योन। 32 का ऑप्शन ए। 34 में क्या कह रहा है कि वेयर वाज द 4th सेशन ऑफ UN इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली। तो ये कहाँ हुआ था? अभी तक का ये समझ लो कि 4 UN इन्वायरमेंट असेंबली हुई थी, और ये चारों के चारों नैरोबी में ही हुआ था, और 5वां भी जो होने वाला है वो भी नैरोबी में ही होगा। सबसे पहला कब हुआ था? ये UN इन्वायरमेंट असेंबली कब शुरुआत हुई थी? ये 2012 में हुआ था। जो हमारी रियो समिट हुई थी उसमें ये प्रस्तावना लिया गया था, और हमारा जो फर्स्ट हुआ था ये मीटिंग, ये 23 to 27 जून 2014 को हुआ था, वो भी नैरोबी में ही हुआ था। दूसरा जो हुआ था 23 से 27 मई के बीच में हुआ था 2016 में, ये भी वही हुआ था। थर्ड जो हुआ था हमारा 4 to 6 दिसंबर 2017 में हुआ था, ये भी नैरोबी में ही हुआ था। फोर्थ हमारा 11 to 15 मार्च 19 को हुआ था, ये भी नैरोबी में हुआ था। और फिफ्थ जो हमारा आगे होने वाला है वो 22 से 26 फरवरी 2021 में उसका डेट रखा गया है,
और ये भी हमारा नैरोबी में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विच एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वॉज रिलीज बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमारा ISLRTC इसे ये करती है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और ये दूसरा एडिशन था हमारा, और इसे न्यू दिल्ली में CD देशमुख ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में इसे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में हु सक्सीडेड मनोहर पर्रिकर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो ये हमारे प्रमोद सावंत जी थे। और हु इज़ द विनर ऑफ द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2018। तो ये मिला था हमारा योही साकावाका को। इसे क्यों मिला था? क्योंकि ये गुडविल एम्बेसडर टू WHO थे और ये लेप्रोसी के एरिडिक्शन में काम कर रहे थे, तो इनके तहत पे इन्हें मिला था। और इन्हें 2017 में मिला था। इन्हें 2017 में ये अवार्ड एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था, और 2016 में ये दोनों थे, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, इन दोनों को 16 में मिला था। और 2015 में किसे मिला था? तो 2015 में विवेकानंद केंद्र जो है कन्याकुमारी में, उसे मिला था। 38 जो क्वेश्चन है इसका, वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ है? तो ये हमारा दुबई में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। 39 क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द विनर ऑफ द मेंस सिंगल्स ऑफ द योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियन। तो ये मिला था हमारा केंटो मोमोटा को, ऑप्शन सी। द 5 राइनो रेंज नेशन, तो इसमें हमारे कौन कौन से देश थे? इंडिया था, नेपाल था, मलेशिया, इंडोनेशिया था, और एक भूटान था हमारा। 41 क्या है कि हु इज़ द सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट 25 सेंचुरीज इन द टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर सर जॉन ब्रैडमैन। तो 41 का आंसर क्या है? हमारे विराट कोहली। 42 में क्या पूछ रहा है कि जुलाई 2019 में जो चंद्रयान 2 हुआ था वो भारत के किस स्टेट से लॉन्च हुआ था? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश से हुआ था, श्रीहरिकोटा श्री सतीश धवन साइंस सेंटर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर थेरेसा में हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द लास्ट 7। तो इसमें हमारा कौन नहीं थे? तो मतलब जब इनकी मीटिंग हुई थी तो उसमें मार्क हार्पर नहीं थे। मार्क हार्पर बहुत पहले ही निकल चुके थे, इन्हें बहुत कम वोट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट हेल्ड इन 2019। तो ये हुआ था हमारा अजरबैजान में, बाकू एक शहर है इसमें, यहाँ हुआ था। 45 का क्या है कि हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN बिफोर सैयद अकबरुद्दीन। तो ये हमारे थे अशोक कुमार मुखर्जी। 45 से अशोक कुमार मुखर्जी थे। अभी हमारे करेंट कौन है? तो ये TS तिरुमूर्ति हैं, इन्होंने मई 20 को चार्ज लिया था। हरदीप सिंह पुरी जो थे, इन्होंने मई 2009 से 13 अप्रैल तक इन्होंने काम किया था। अभी वो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्बन अफेयर को और सिविल एविएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 46 कि हु इज़ द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द US कांग्रेस हु sued गूगल फॉर एट लीस्ट $50 million फॉर इट्स डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन अगेंस्ट हिज 2020 इलेक्शन कैंपेन। तो ये हमारी तुलसी गायकवाड़ जी है। ये फर्स्ट हिंदू मेंबर है जो कि डेमोक्रेटिक की कैंडिडेट थी US कांग्रेस की, और इन्होंने ही ये लगाया था। 47 कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गैलरी ऑफ रास्कल। तो इस किताब को किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ द रिटेल फर्नीचर जाइंट IKEA वाज ओपनड इन विच सिटी इन 2018। तो ये साइबराबाद हैदराबाद में हाईटेक सिटी में किया गया था लॉन्च, ऑप्शन बी। और इसमें करीब IKEA ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था कि इसमें करीब इन्होंने 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। जुलाई 10 को इसे खोला गया था, जुलाई 10, 2018 को। और इसमें लैंड और
कैपिटल गुड, इन सबों की बात करें तो सब मिलाकर करीब 800 करोड़ रुपए का IKEA ने इन्वेस्टमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि वेयर विल बी द समर ओलंपिक गेम्स 2020 कहाँ होगा? तो ये सबको मालूम था कि ये टोक्यो में होगा, पर अभी लॉकडाउन की वजह से ये स्थगित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि यूनेस्को अपने 2019 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है, तो ये कितने साल होने पे मना रहा है? तो ये 150 साल होने को मना रहा है। अब यूनेस्को से क्वेश्चन आता है, बहुत सवाल में पूछा जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पेरिस में है। और किस बेस पे इसे मनाया जा रहा है? तो ये 150 साल हो गए थे डिमित्री मेंडलीव, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल किया था और इनके नाम पे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि बाई पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that has made triple तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये बहुत पहले से ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था और 2017 में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया था कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन फिर ये मोदी सरकार ने इसे अपने सेकेंड टर्म में इसे पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है कि वेयर इज़ द ब्रिक्स समिट 2019 शेड्यूल टू बी हेल्ड? तो 2019 का ये जो ब्रिक्स का समिट है, और ये ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें ब्राज़ील है, R से रूस है, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये अभी वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमी है और ये सब आपस में मिलके एक ग्रुप बनाया है जिसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये 2019 का जो ब्रिक्स का बैठक है, ये 11वां बैठक है और ये हमारा ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में कहाँ होगा? ब्रासिलिया एक शहर है। और कब होगा? 13 से 14 नवंबर 2019 में होगा। 53 में कहा गया है कि हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन? तो ये हमारे सुरेश नामवत जी को बनाया गया है। ये हिंदू जो हमारी न्यूज़पेपर है वो 140 वर्ष पुरानी है और सुरेश नामवत जी इसमें करीब 22 साल से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट, जो कि तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को ये हैंडल करते थे। 1996 में इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद इन्हें TN ब्यूरो चीफ बनाया गया था, जो कि ये जुलाई 2006 से फरवरी 2012 तक रहे थे और अक्टूबर 2012 के बाद से ये नेशनल एडिटर भी रहे हैं। तो सुरेश नामवत जी हमारे न्यू बनाया गया है। तो रेस्ट हम लोग बाकी के सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।